सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे एमए थर्ड सेमेस्टर पेपर फर्स्ट, जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट सेकेंड। इसमें हम जानेंगे वृद्धावस्था की बीमारियों के बारे में। जो वृद्धावस्था होती है कब से कब तक होती है और इसमें कौन कौन सी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा ये टिस्टी पिस्टी LTG यूसी नेट JRF के लिए भी सहायक है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देख लेते हैं वृद्धावस्था में बीमारियां। अधिकांशतः यह देखा गया है कि 65 वर्ष के बाद व्यक्ति में शारीरिक ह्रास अपने चरम सीमा पर पहुंच जाता है। ज्यादातर यह देखा गया है कि 65 वर्ष के बाद जो व्यक्ति होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसके जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं या फिर शारीरिक जो क्रियाशीलता होती है वो ह्रास पर होती है। ह्रास का मतलब यहाँ कमी। शारीरिक क्षमता, सोचने समझने, मानसिक क्षमता, बौद्धिक क्षमता, जितनी भी क्षमताएं होती हैं उसमें कमी होने लगती है और यह कमी अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है। और जो वंशानुक्रम से संबंधित रोग होते हैं, जैसे शुगर हो गया, उच्च ब्लड प्रेशर हो गया, या श्वास जिसको हम दमा कहते हैं, आदि रोग वृद्धावस्था के अंत अर्थात मृत्यु तक वृद्ध व्यक्ति का साथ नहीं छोड़ते हैं। वृद्धावस्था 65 वर्ष के बाद या 60 वर्ष से शुरू हो जाती है। कुछ लोगों में 65 वर्ष के बाद स्टार्ट होती है। ये सब व्यक्तिगत भिन्नता के कारण होता है। और वृद्धावस्था में जो शारीरिक क्षमता होती है उसमें बहुत ही तीव्र गति से कमी आने लगती है या फिर ह्रास होने लगता है। और इस अवस्था में जो वंशानुगत रोग होते हैं, वंशानुगत मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होने का जो गुण होता है, गुण के साथ साथ इसमें बीमारियां भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हो जाती हैं। तो जो वंशानुगत बीमारियां होती हैं उसमें आपका शुगर हो गया, शुगर को हम मधुमेह भी कहते हैं, डायबिटीज भी कहते हैं। इसके बाद आता है ब्लड प्रेशर, जिसको उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, हाई ब्लड प्रेशर। इसके साथ ही दमा, जिसको श्वसन संबंधी बीमारी भी कहा जाता है। दमा में सांस लेने में तकलीफ होने लगती है और ये जो बीमारियां हैं ये मृत्यु तक बनी रहती हैं। इसके अलावा मलावरोध या पाचन संबंधी रोग, मल विसर्जित करने में व्यक्ति को अवरोध होने लगता है या वृद्ध को अवरोध या रुकावट उत्पन्न होने लगती है और पाचन संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है, जैसे कब्ज की शिकायत होना, खाना का नहीं पचना आदि। इसके अलावा कैंसर भी हो सकता है, हृदय रोग भी हो जाता है, रक्त परिसंचरण की या फिर परिसंचरण की विकृतियां हो जाती हैं। जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है जिसमें शिरा और धमनी होती है, इसमें विकृतियां आ जाती हैं। परिसंचरण तंत्र में क्या हो जाता है, विकृतियां आ जाती हैं, मतलब कमी या खराबी आ जाती है। जोड़ के विकार आदि। जोड़ के विकार मतलब जो घुटने की बीमारी होती है, उठने बैठने चलने फिरने में तकलीफ होती है। ये जो जोड़ की बीमारियां हैं ये प्रौढ़ावस्था में आरंभ होती हैं और वृद्धावस्था तक बनी रहती हैं। परंतु जोड़ों से संबंधित रोग इस अवस्था में विशेष रूप से वृद्धों को प्रभावित करते हैं। लेकिन ये जो जोड़ों संबंधी रोग होता है ये प्रौढ़ावस्था में तो व्यक्ति इस रोग पे विशेष ध्यान नहीं देता है, लेकिन जब वृद्धावस्था आ जाती है तो ये जो जोड़ों संबंधी रोग होता है, उठने बैठने चलने फिरने में बहुत तकलीफ होती है, तो वृद्धों के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें शारीरिक अक्षमता आ जाती है तथा शारीरिक ह्रास के साथ मानसिक ह्रास। और इस अवस्था में जो शारीरिक ह्रास होता है इसके साथ साथ मानसिक ह्रास भी होने लगता है, जैसे सोचने समझने पहचानने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। वृद्धावस्था में वृद्धावस्था की मुख्य विशेषता होती है, ये सारी जो शारीरिक ह्रास होना, मानसिक ह्रास होना, ये सब क्या है, वृद्धावस्था की मुख्य विशेषता है। निम्नलिखित रोग वृद्धावस्था के अंतर्गत आते हैं। तो वृद्धावस्था के अंतर्गत आने वाले जो विभिन्न प्रकार के रोग हैं उसको जान लेते हैं। वृद्धावस्था का जो पहला रोग है उसको पार्किंसन रोग कहते हैं। तो चलिए हम पार्किंसन रोग को देख लेते हैं कि
पार्किंसन रोग क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। यह रोग केंद्रीय स्नायु तंत्र का एक जीर्ण रोग होता है। ये जो पार्किंसन रोग होता है, ये किसका रोग होता है? ये केंद्रीय स्नायु तंत्र का होता है। स्नायु तंत्र मतलब जो तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है। एक जीर्ण रोग है जो कि संक्रमण के कारण स्नायु तंत्र के कुछ भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण होता है। ये तंत्रिका तंत्र या फिर केंद्रीय स्नायु तंत्र का एक रोग होता है जिसका नाम है पार्किंसन। ये किस कारण से होता है? स्नायु तंत्र के कुछ भाग के क्षतिग्रस्त हो जाने पर या फिर उस भाग में संक्रमण हो जाने पर पार्किंसन रोग उत्पन्न हो जाता है। खास तौर से किस आयु में? 50 से 70 वर्ष की आयु वाले लोगों में यह रोग अधिक देखा जाता है। पार्किंसन जो रोग होता है ये 50 से लेकर के 70 वर्ष की आयु वाले लोगों में ज़्यादा देखा जाता है। चलिए पार्किंसन रोग के लक्षण को देख लेते हैं। रोगी की मांसपेशियों में कंपन तथा कठोरता आ जाती है। जो रोगी की मांसपेशी होती है पार्किंसन रोग में उसमें कंपन होने लगता है और मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं। खासकर यह एक भाग या शरीर के एक हिस्से, ये जो बीमारी होती है शरीर के एक भाग में हो सकती है या फिर शरीर के एक पूरे हिस्से में हो सकती है, जैसे दाहिने हाथ व दाहिने पैर में, व इसके बाद गर्दन व मुख में कंपन होता है। पहले कहाँ होता है? दाहिने हाथ व पैर में होता है और इसके बाद फिर कहाँ पहुँच जाता है? गर्दन और मुख में कंपन होने लगता है, जिसके कारण जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं वो किसी वस्तु को हाथ से पकड़ने में असमर्थ होते हैं और खाना खाने और निगलने में भी उनको समस्या होती है। समय बीतने के साथ रोगी का चेहरा कठोर होता जाता है। जैसे जैसे समय बीतता जाता है रोगी का जो चेहरा होता है उसमें कठोरता आती जाती है। ठीक समय पर उपचार न होने पर रोगी असहाय हो जाता है। अगर सही समय पर उपचार नहीं दिया जाता है तो रोगी असहाय हो जाता है। साथ ही उसकी सामाजिक संपर्क टूटता जाता है। इसके साथ ही उसका जो सामाजिक संपर्क है वो टूटता जाता है क्योंकि वो चल फिर नहीं सकता है और सही से बात भी नहीं कर पाता है, जिसके कारण उसका सामाजिक संपर्क जो होता है वो टूट जाता है। किसी समस्या पर एकाग्रचित्त होकर सोचने में रोगी असमर्थ होता है। जो वृद्ध व्यक्ति होता है जिसको ये रोग हो जाता है वह किसी भी समस्या पर एकाग्रचित्त होकर के सोचने में असमर्थ हो जाता है। वह किसी समस्या पर ध्यान केंद्रित करके नहीं सोच पाता है। कुछ अनुसंधान वेता बताते हैं कि मस्तिष्क की दुर्बलता इस रोग का कारण है। कुछ अध्ययनकर्ताओं ने बताया कि ये जो रोग होता है पार्किंसन, ये मस्तिष्क की दुर्बलता के कारण होता है। उसका विश्वास है कि अवशिष्ट उत्पाद के मस्तिष्क में जमा होने आयु वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क के कोश कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अध्ययनों से पता चला कि जो अवशिष्ट उत्पाद होते हैं वो मस्तिष्क में जमा होने लगते हैं। आयु वृद्धि के साथ साथ मस्तिष्क के कोश कुछ क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये अवशिष्ट उत्पाद जब जमा होने लगते हैं तो उनके प्रभाव से जो मस्तिष्क के कुछ भाग होते हैं वो क्या हो जाते हैं, या कुछ कोष होते हैं वो क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, मतलब उनको हानि हो जाती है। इन कोषों के त्रुटिपूर्ण कार्य से इन कोषों के त्रुटिपूर्ण कार्य से मस्तिष्क के अन्य अंग भी प्रभावित हो जाते हैं। ये जो कोष होते हैं इनमें जब क्षति आ जाती है तो ये त्रुटिपूर्ण कार्य करने लगते हैं, जिसका प्रभाव किस पर पड़ता है? शरीर के अन्य भागों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। सही उपचार न मिलने पर रोगी की मृत्यु भी हो सकती है। यदि पार्किंसन रोग का समय से उपचार नहीं होता है और सही उपचार नहीं होता है तो जो रोगी होता है उसकी मृत्यु भी हो जाती है। चलिए इसके उपचार को देख लेते हैं कि अगर पार्किंसन रोग हो जाता है तो उसका उपचार कैसे करना चाहिए। रोगी के उपचार हेतु शल्य चिकित्सा के द्वारा शरीर के क्षतिग्रस्त भाग को काटकर हटा दिया जाता है। इस रोग का उपचार है कि व्यक्ति का ऑपरेशन कर दिया जाता है और जो क्षतिग्रस्त भाग होता है ऑपरेशन से उसको काट करके निकाल दिया जाता है, जिससे क्या हो जाता है, रोगी को आराम मिल जाता है।
करीब 90% रोगियों में प्रकंपन या कठोरता को दूर किया जाता है। शल्यक्रिया के द्वारा 90% जो रोगी होते हैं, उनके शरीर का जो कंपन होता है और मांसपेशियों में जो कठोरता आ जाती है, उसको दूर किया जाता है। प्रायः एल-डोपा नामक औषधि के उपयोग से 80% रोगियों के लक्षण में कमी आई है। और यह भी पाया गया है कि एल-डोपा नामक जो दवा होती है, इसका उपयोग 80% रोगियों के ठीक करने में सहायक हुआ है, या फिर 80% जो रोग के लक्षण हैं, वो एल-डोपा नामक औषधि से ठीक हो गए हैं। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये टॉपिक आपका MA 3rd सेमेस्टर पेपर फर्स्ट का है, जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट सेकेंड, मानव विकास का अद्यतन अध्ययन भाग 2।